हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी टू पीक में। मेरा नाम है प्राची और मैं आप सभी का स्टडी टू पीक में स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो यूपी कांस्टेबल है उसके जो एग्जाम सिटी हैं वो आ चुके हैं। आशा करती हूं कि आप सभी ने अपने जो एग्जाम सिटी है वो देख लिए होंगे कि आप सभी का जो एग्जाम है वो कहाँ कहाँ पर होगा। ठीक है, तो उसी के लिए हमने जो चलाई हुई है जीएस की रिविजन सीरीज चलाई हुई है। जीएस की रिवीजन सीरीज में जो आज हमारा पार्ट रहेगा वो पार्ट 5 रहेगा। जुनून है तो बस वर्दी का। ठीक है, इसमें हम जीएस रिवीजन कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि जो ये हमारी वीडियो है, इस वीडियो की जो हमारी पीडीएफ मिलेगी, इस वीडियो की जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसमें पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति जनजाति कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति समूह जो है ये भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियों की। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और उनके जिले। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और उनके जिले। किस किस जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ये है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति जो मिलती है ये महाराजगंज में मिलती है, सिद्धार्थनगर में मिलती है, बस्ती में मिलती है, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र। यहाँ पर जो है ये हमारी जो गोंड जनजाति है ये मिलती है इन सभी जिलों में। फिर देखते हैं हमारी अगली जनजाति है खैरवाड़ जनजाति। खैरवाड़ जनजाति देवरिया में मिलती है, बलिया में मिलती है, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र। ये जो है हमारी खैरवाड़ जनजाति है। आगे बढ़ते हैं तो फिर अगली जनजाति है हमारी सरहिया जनजाति। सरहिया जनजाति जो मिलती है ललितपुर में मिलती है। और ये ललितपुर उत्तर प्रदेश का जिला है जो मध्य प्रदेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, और मैं बात करूं ललितपुर की। ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के एक जिले से सीमा बनाता है, केवल झांसी से। झांसी से सीमा बनाता है, इसको याद रखेंगे। मैं बात करूं भारत की। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत के पड़ोसी देश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? ठीक है, ये कमेंट करके बताइएगा। फिर है हमारा परहिया जनजाति। परहिया जनजाति जो है ये सोनभद्र में मिलती है। बैगा जनजाति ये भी सोनभद्र में मिलती है। पंखा या पानिका जनजाति ये सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों में मिलती है। ठीक है, फिर है अंगरिया, ये सोनभद्र में मिलती है। और फिर है पठारी, ये भी सोनभद्र में मिलती हैं। ये जो जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़िएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 28 दिसंबर 2023 को डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया है। यह इनका संबंध किससे था? ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये जो थे एक कृषि वैज्ञानिक थे। कौन थे? कृषि वैज्ञानिक थे। ये कृषि वैज्ञानिक थे। तो एम एस स्वामीनाथन जो थे ये कृषि वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। 28 सितंबर 2023 को प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया है। उन्हें 1971 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार तथा वर्ष 1947 में विश्वविद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये हमारे जो एम एस स्वामीनाथन थे भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, और जो ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय थे उनकी बात करूं तो वो थे विनोबा भावे। विनोबा भावे विनोबा भावे जो थे पहले भारतीय थे जिन्होंने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को पाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ पर है? तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान जो है ये झांसी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? जो सोने के सिक्के थे, गुप्तों के काल में सोने के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, और सोने के सिक्के भी सर्वाधिक चलाए गए थे। तो ये सर्वाधिक सोने के सिक्के जो गुप्तों के काल में चलाए गए थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था दिनार। क्या बोलते थे? दिनार बोलते थे। मैं बात करूं इंपोर्टेंट पॉइंट्स की। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। क्या बोलते थे? दिनार बोला जाता था। और चीनी यात्री फाहियान फाहियान के अनुसार लोग
दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो दिनार जो बोलते थे वो सोने के सिक्कों को बोला जाता था। मैं बात करूं सोने के सिक्कों की, सोने के सिक्के से तीन पॉइंट हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला नंबर पॉइंट है कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? सबसे पहले जो चलाए थे वो किसने चलाए थे? तो सोने के सिक्के जो सबसे पहले चलाते हैं वो चलाते हैं कुषाण। सॉरी, सोने के सिक्के जो सबसे पहले चलाए थे वो चलाए थे यूनानियों ने। ठीक है, मैं बात करूं शुद्ध सोने के सिक्कों की, तो शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाते हैं वो चलाते हैं कुषाण। किसने चलाए थे? कुषाणों ने चलाए थे। और मैं बात करूं सर्वाधिक सोने के सिक्कों की, तो सर्वाधिक जो सोने के सिक्के चलाए गए थे वो गुप्तों के द्वारा चलाए गए थे। किसने चलाए थे? गुप्तों के द्वारा चलाए गए थे, और जिन्हें दिनार के नाम से जाना जाता था। मैं बात करूं गुप्तों की, तो गुप्तों ने जो चांदी के सिक्के चलाए थे उनको कहा जाता था रुपया। गुप्तों के काल में जो चांदी के सिक्के थे, चांदी के सिक्के को बोलते थे रुपया। क्या बोलते थे? रुपया बोलते थे। और सोने के सिक्कों को दिनार बोलते थे। तीनों ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है सोने के सिक्कों से रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। डायनेमो पूछा गया है ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है डायनेमो। ठीक है, मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। विद्युत मोटर विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और सेकंड पॉइंट है हमारा, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि क्या है? उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त होते हैं उनकी पद धारण अवधि क्या है, ये पूछा गया है। तो इनकी जो पद धारण अवधि है वो 8 वर्ष होती है। कितनी होती है? 8 वर्ष होती है। इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है। ठीक है, मैं बात करूं पहले की, जबकि 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उपयोग आयुक्त संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा इनकी पद धारण अवधि 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दी गई है। पहले 6 वर्ष हुआ करती थी और अब कितनी हो गई है? अब 8 वर्ष हो गई है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि। ओके, आगे हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो पैलास है। तो मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के कुछ और जो हमारे प्रतीक हैं उनकी बात करती हूँ। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प हमने बताया कि पलाश है। और उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष की बात करूं, वृक्ष की, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक है। क्या है? अशोक है। फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ उत्तर प्रदेश का जो भाषा है वो कौन सी है, राजकीय भाषा। तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है। और दूसरी जो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है दूसरी, वो है उर्दू। कमेंट करके बताइएगा कि उर्दू को दूसरी भाषा कब बनाया था उत्तर प्रदेश की। फिर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो सारस है, सारस या क्रोंच है। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से भी। आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? इसमें बात की गई है इसरो की। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है ये पूछा गया है। तो जो इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ है। ठीक है, डॉक्टर एस सोमनाथ जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ये ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है भारत में दुग्ध उद्योग या दुग्ध उद्योग से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में हुई थी। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो जनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में है। कुछ और ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेती हूँ इंटरनेशनल, जैसे हमारे यूएनओ है, यूएनओ। तो यूएनओ जो है, यूएनओ की जो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है।
और जो यूएनओ की स्थापना हुई, यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएनओ का हेडक्वार्टर। मैं बात करूँ यूएनओ के कितने अंग हैं, तो यूएनओ के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। इनको याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन भी। आगे है हमारा, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत में जो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। कौन सी परियोजना है? दामोदर नदी घाटी परियोजना है सबसे पुरानी। आगे है हमारा क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में है, भारत की सबसे बड़ी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। भारत की जो सबसे बड़ी परियोजना है वो कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है। और मैं बात करूँ हीराकुंड परियोजना की, तो हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा में है। कमेंट करके ये बताइएगा कि जो ये हीराकुंड परियोजना है ये किस नदी पर है? ठीक है, ये किस नदी पर है? और जो भाखड़ा नागल परियोजना है ये सबसे बड़ी परियोजना है भारत की। ठीक है। और सबसे पुरानी कौन सी थी? दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो मैंने आपको भी बताया है। आगे है, आगे क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने लौह और रक्त की नीति को अपनाया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो दिल्ली का जो सुल्तान था वो था बलबन, गियासुद्दीन बलबन जो था, गियासुद्दीन बलबन ने लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। मैं बात करूं गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश जो था, गुलाम वंश का शासक था ये। तो गुलाम वंश जो था, गुलाम वंश की जो स्थापना करता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, ऐबक करता है। ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की 1206 से, और ये चलता है 1290 तक गुलाम वंश। तो 1206 में जो कुतुबुद्दीन था, कुतुबुद्दीन ने गुलाम वंश की स्थापना कर दी। ठीक है। और फिर उसके बाद मैं बात करूं, इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश आता है। और इल्तुतमिश के चलाता है, इसने तुर्कान ए चहलगानी, इंपोर्टेंट है जो, तुर्कान ए चहलगानी बनाया था। क्या बनाया था? एक 40 सरदारों का समूह बनाया था, तुर्कान ए चहलगानी। और ये तुर्कान ए चहलगानी जो था, इसको जो समाप्त करता है वो बलबन करता है। कौन करता है? बलबन करता है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के वंश को देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे? तो दिल्ली सल्तनत के वंश, पहला वंश जो आता है गुलाम वंश आता है, 1206 से 1290 तक रहा। दूसरा आता है खिलजी वंश, 1290 से 1320 तक रहता है। फिर आता है तुगलक वंश, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहता है। फिर आता है सैयद वंश, 1414 से 1451 तक। और फिर लोधी वंश, 1451 से 1526 तक रहता है। और 21 अप्रैल 1526 को ही पानीपत का युद्ध होता है, और उस युद्ध में ही ये दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हो जाता है, और फिर यहाँ पर मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर की बात की गई है, तो लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में है, भुवनेश्वर ओडिशा में लिंगराज मंदिर स्थित है। ओके। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है, ये पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक साक्षरता है वो है गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। और मैं बात करूँ भारत में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? तो भारत में जो सर्वाधिक साक्षरता है वो है केरल में, केरल में। और केरल का ही नाम परिवर्तित करने की बात की गई है, केरल का ही नाम केरलम करने की बात की गई है वर्तमान में। ठीक है। आगे है हमारा क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो जो संसद की लोक लेखा समिति होती है उसका जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष नियुक्त करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। संसद की लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है, और इस समिति के सदस्यों की संख्या 22 होती है। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 7 सदस्य तो राज्यसभा से होते हैं और 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। ओके। और इस समय समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जब ये समिति बनती है ना प्रतिवर्ष, तो उस समय इसके समिति के जो अध्यक्ष की नियुक्ति करता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है।
ठीक है, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 7 तो राज्यसभा से होते हैं और 15 लोकसभा से होते हैं। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी प्रयागराज में। ठीक है, कहाँ पर होती है? ये प्रयागराज में होती है। आगे हमारा क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जो है तबला वादक थे। कौन थे ये उस्ताद जाकिर हुसैन? तबला वादक थे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख वादक और उनके वाद्य यंत्र देख लेते हैं। ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी, और हमारे ये किसी भी एग्जाम में बन सकते हैं। देखते हैं, पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर जो थे ये सितार वादक थे। कौन थे? सितार वादक थे। अमजद अली खान, अमजद अली खान है सरोदा वादक। सरोदा वादक जो है अमजद अली खान है। फिर है हरि प्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी वादक है। याद रखिएगा, तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? जो साबरमती आश्रम था, साबरमती आश्रम की जो स्थापना की गई थी गांधी जी के द्वारा की गई थी। ये पूछा गया है कि कब की थी। तो ये की थी 1917 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में गांधी जी के द्वारा की जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं इसके लिए। गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1915 में अहमदाबाद के कोच रघुनाथ नामक स्थान पर की थी। वर्ष 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान में स्थानांतरित हुआ है। तब से यह साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? प्लासी के युद्ध की बात की गई है। ये युद्ध जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सभी युद्ध जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी ये हुई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होती है। जो सिराजुद्दौला था ये बंगाल का नवाब था, और रॉबर्ट क्लाइव जो था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये नेतृत्व कर रहा था। ये 1757 की क्रांति जो होती है 23 जून 1757 को हुई थी। 23 जून 1757 को होती है ये क्रांति। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इन दोनों के बीच होता है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। फिर है, मीर जाफर ने विश्वासघात किया था इस युद्ध में। विश्वासघात करता है। विश्वासघात के कारण नवाब की हार हो जाती है। जो सिराजुद्दौला था उसका सेनापति था मीर जाफर। तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था, इसीलिए इसी कारण से जो सिराजुद्दौला था उसकी हार हो जाती है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनोल होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, और जेरेथैल्मिया रोग भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। आगे हमारा क्वेश्चन है विटामिन बी। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है। बात की गई है B1 की। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है। ठीक है। फिर है विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन डी की बात करूं तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है। आगे है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लीक्विनोन होता है। ये सभी जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन बायो का एक ऐसा टॉपिक है, इससे किसी न हर एग्जाम में, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप इनको, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने ये सभी क्वेश्चंस देखे हैं। आप सभी के एग्जाम के लिए, यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप उसको डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ लेना। क्योंकि जब आप पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको जो है ना, जो मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन कराए हैं वो सभी दोबारा से फिर आपके माइंड में रिकॉल हो जाएंगे, तो आपके लंबे टाइम तक याद रहेंगे।